नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4 टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम देश दुनिया में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुकेंगे खबरों की ओर। श्रीनगर में आयोजित विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर के तहत एनसीसी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कैडेट्स की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समरसता को बढ़ावा देते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने युवाओं से देश की प्रगति में भागीदारी की अपील भी की। कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से आए एनसीसी कैडेट्स ने अपनी संस्कृति की झलक प्रस्तुत कर माहौल को रंगीन बना दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्माणाधीन बहुउद्देशीय जमनानी बांध परियोजना का हवाई सर्वेक्षण कर कार्यों का जायजा लिया। सर्वेक्षण के दौरान सीएम धामी ने बांध के आसपास के क्षेत्रों में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण काम पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना प्रदेश के जलबंधन और ऊर्जा उत्पादन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और सरकार इसकी निरंतर निगरानी कर रही है ताकि इसका लाभ जल्द से जल्द जनता को मिल सके। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 50 साल पुराने आपातकाल के मुद्दे को राजनीतिक रूप देने के लिए 1 साल का अभियान चलाया है। दिग्विजय सिंह ने इसे देश के लिए चिंता का विषय बताते हुए कहा कि आज देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है। लोग बिना चार्जशीट के गिरफ्तार हो रहे हैं और संविधान के खिलाफ काम किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी को छीना जा रहा है और यह हालात 1975 के आपातकाल से भी बदतर है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने झाड़ू लगाकर किया और उन्होंने इससे सौभाग्य की बात बताया और कहा कि एक सेवक के रूप में उन्हें रथ यात्रा से पहले मार्ग की सफाई का अवसर मिला। रेखा गुप्ता ने कहा कि भगवान जगन्नाथ नगर भ्रमण पर निकले हैं और हम सभी उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कामना की कि भगवान का आशीर्वाद दिल्ली, देश और दुनिया पर बना रहे। मुख्यमंत्री की इस भागीदारी को श्रद्धालुओं ने खूब सराहा। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में उच्च और तकनीकी शिक्षा, कृषि, उद्योग और वाणिज्य विभाग से संबंधित विषयों पर विस्तृत प्रेजेंटेशन का अवलोकन किया। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो प्रेजेंटेशन में शामिल सुझावों और संभावनाओं को गंभीरता से उसका परीक्षण करें और उस पर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के लिए इन प्रमुख क्षेत्रों में ठोस योजनाएं बनाई जाएं ताकि युवाओं को बेहतर शिक्षा, किसानों को तकनीकी सहायता और उद्योगों को अनुकूल माहौल मिल सके। तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के प्रसिद्ध समुद्री पर्यटन स्थल दीघा में पहली बार भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। दीघा के भगवान जगन्नाथ मंदिर में शुरू हुई इस ऐतिहासिक रथ यात्रा से भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे शहर में भक्तिमय वातावरण देखने को मिला। मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। रथ खींचने के दौरान जय जगन्नाथ के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। स्थानीय लोगों ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बताया और यह कहा कि यह परंपरा अब हर साल और भी भव्य रूप से मनाई जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी की 196वीं बैठक का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बैठक की और इस बैठक में कर्मचारियों की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने, सुविधाओं के विस्तार और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई। मंडाविया ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर श्रमिक तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया कि बीमा लाभार्थियों की शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज दोपहर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने मध्य पूर्व में मौजूदा जटिल स्थिति पर अपने अपने दृष्टिकोण को साझा किया। जयशंकर ने विशेष रूप से ईरान द्वारा भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी में सहयोग के लिए अरागची का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस मानवीय प्रयास से संकटग्रस्त भारतीयों के जीवन की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोनों विदेश मंत्रियों ने क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और आपसी संवाद को आगे बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। यह बैठक भारत ईरान के परंपरागत मित्रतापूर्ण संबंधों को और दृढ़ करने वाली मानी जा रही है। तो पूर्व मेदिनीपुर के दोघा में आज ऐतिहासिक पल देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भगवान जगन्नाथ मंदिर से पहली बार निकाली गई रथ यात्रा में शामिल होकर बहुतेरे श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ाया। भव्य शोभा यात्रा में सीएम ने स्वयं झांकी पर पुष्प अर्पित कर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। दीघा के तटवर्ती मंदिर परिसर को रंग बिरंगी झालरों और परंपरागत फूलों से सजाया गया था। हजारों श्रद्धालुओं ने जगह जगह विनती प्रार्थना करते हुए रथ खींचने में हाथ बटाया। ममता बनर्जी ने विश्वास जताया कि इस आयोजन से स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र की समृद्धि में नई ऊर्जा आएगी। यात्रा के शांतिपूर्ण आयोजन पर प्रशासन और सुरक्षा बलों की भी खूब धूरी प्रशंसा हुई। तो भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस टैग ने 26 से 30 जून 2025 तक निर्धारित पोर्ट कॉल के लिए सेशल्स की राजधानी पोर्ट विक्टोरिया में प्रवेश किया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को सुदृढ़ करना और भारत के सेशल्स के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत और बेहतर बनाना है। कमांडिंग ऑफिसर ने सेशल्स पीपल्स डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ, अन्य वरिष्ठ सैन्य सरकारी अधिकारियों और सेशल्स में भारतीय के उच्चायुक्त में शिष्टाचार भेंट की। जहाज पर औपचारिक बातचीत में नौसेना और एसपीडीएफ के बीच आपसी सहभागिता, प्रशिक्षण और रक्षा उपकरणों के आदान प्रदान पर विशेष जोर रहा। आईएनएस टैग की यह यात्रा दोनों देशों के रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव से मात्र 2 महीने पहले 8 करोड़ बिहारियों की सूची को दरकिनार कर नई सूची तैयार की जानी, जो व्यवहारिक रूप से इम्पॉसिबल यानी असंभव है। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि मांगे गए दस्तावेज गरीबों के पास नहीं हो सकते, जिससे वो वोटिंग से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी इस प्रक्रिया से गरीबों का मताधिकार छीनना चाहते हैं। तेजस्वी ने बताया कि उनका प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग से संपर्क करेगा और न्याय दिलाने के लिए अगली कार्रवाई तय करेगा। इलेक्शन कमीशन ने अचानक से विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। इसका ये मतलब है कि अभी जो पब्लिश हुआ था वोटर लिस्ट फरवरी माह में, जो फ्रेश घटाव जुड़ाव के बाद अब पूरे 8 करोड़ बिहारियों का वोटर लिस्ट जो है उसको साइड कर दिया गया है। अब नए सिरे से जो है वोटर्स बनाए जाएंगे। अब ये साफ तौर पे सवाल उठता है कि ठीक चुनाव से 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं, और लगभग क्या ये पॉसिबल है कि 8 करोड़ लोगों का 25 दिन के अंदर आप वोटर्स बना लें, डोर टू डोर जाएं
और यही नहीं, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जो गरीबों के पास होंगे ही नहीं। तो वहीं बांग्लादेश सीमा पर विजयपुर सेक्टर में बीएसएफ ने बड़ी ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़ किया है। गश्ती के दौरान एक संदिग्ध वाहन को रोका गया जिसमें बिजली के खंभों के अंदर छिपाकर बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ लाने की योजना थी। तलाशी में रिकॉर्ड की गई मात्रा लगभग 15 किलोग्राम उच्च शक्ति सिंथेटिक ड्रग्स बरामद हुई, जिसकी अनुमानित बाजारू कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। बीएसएफ ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है और तस्करों की पहचान के लिए केंद्र और राज्य एजेंसियों से समन्वय बढ़ाया है। इस कार्रवाई से सीमा पार से हो रही ड्रग्स की आपूर्ति को बड़ा झटका लगा है। तो वसुधैव कुटुंबकम संस्कृत का ये छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसका अर्थ बहुत विस्तृत है, यानी विस्तार पूर्वक है, बड़ा है। और इसका अर्थ है पूरा विश्व एक परिवार है। लेकिन सवाल यहां यह है कि क्या सच में पूरा विश्व एक परिवार है या कोई भी देश भारत के अलावा ऐसा सोचता है? तो शायद सबका जवाब एक ही होगा, नहीं। आज बढ़ती जरूरतों के दौर में लोग सिर्फ अपने लिए जीने और अपने बारे में सोचने में लगे हुए हैं, और ऐसा ही कुछ भारत के साथ भी हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के देश भारत को लेकर चिंतित होने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत ने इस कार्रवाई के दौरान स्वदेशी रूप से विकसित हथियारों से अपनी हथियारों का दुनिया के देशों के सामने डेमो दिया है, वो सभी के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। अमेरिका के विचार पूरी तरह से बदले हुए हैं। चीन खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहा है। उधर रशिया भी चिंतित नजर आ रहा है। तो आखिर रशिया चिंतित क्यों है? आज इस पर बात करेंगे। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आपको हमारी ये खास रिपोर्ट देखनी होगी। ये रिपोर्ट देखिए। रूस की चिंता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव हर मंच पर कहते हुए दिखाई देते हैं कि पश्चिमी देश लगातार चाइना और भारत को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम चीन विरोधी नीति को हवा दे रहे हैं कि हमारे अच्छे दोस्त भारत और पड़ोसी चीन के बीच टकराव बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस बात को उन्होंने तब भी कहा था जब क्वाड संगठन को बनाया गया था। लावरोव ने कहा था कि पश्चिम के देशों ने एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक कहना शुरू कर दिया है। स्पष्ट है कि पश्चिम चीन विरोधी नीति को हवा दे रहा है कि हमारे अच्छे दोस्त भारत और पड़ोसी चीन के बीच टकराव बढ़ाने के लिए है। पश्चिम के देशों ने एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक कहना शुरू कर दिया है। स्पष्ट है कि पश्चिम चीन विरोधी नीति को हवा दे रहा है। यह हमारे अच्छे दोस्त भारत और पड़ोसी चीन के बीच टकराव बढ़ाने के लिए है। पश्चिम के देश इस इलाके में अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। पश्चिम की इस नीति को राष्ट्रपति पुतिन ने बांटो और राज करो बताया था। यह पहली बार नहीं है जब रूसी विदेश मंत्री ने भारत और चीन के संबंधों में पश्चिम की भूमिका की आलोचना की है। इससे पहले 2020 में भी लावरोव ने कहा था कि पश्चिम एक ध्रुवीय विश्व बहाल करना चाहता है, मगर रूस और चीन उसके मातहत नहीं होंगे। वहीं इसी महीने जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के इलाके में हमले कर रहे थे, तो उम्मीद की जा रही थी कि क्वाड के सदस्य देश भारत का समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि क्वाड कोई सुरक्षा गठजोड़ नहीं है, लेकिन फिर भी क्वाड को लेकर उदासीनता देखी गई है। रूस की चिंता भारत की बदलती रणनीति, भारत की सैन्य निर्भरता, बदलाव की तस्वीर, भारत की ओर बढ़ता पश्चिम, भारत का सैन्य आपूर्ति स्रोत बदलता, भारत की नई रक्षा रणनीति, मेक इन इंडिया, डाइवर्सिफिकेशन। रूस की यह चिंता यह स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि भारत के खेमे में कुछ तो चल रहा है, जिससे रूस की चिंता बड़ी है। तो आपको बता दें कि रूस का डर है कि भारत की निर्भरता उस पर से खत्म ना हो जाए, क्योंकि सैन्य आपूर्ति के मामले में भारत की निर्भरता रूस पर कम हुई है। भारत सैन्य आपूर्ति के मामले में पश्चिम की ओर शिफ्ट हो रहा है।
आने वाले समय में यह ट्रेंड और बढ़ेगा, जो हाल ही में राफेल एम के रूप में देखने को मिला है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के मुताबिक 2009 से 2013 के बीच भारत का 76% हथियार आयात रूस से होता था, लेकिन 2019 से 2023 के बीच रूस से होने वाला हथियार आयात गिरकर 36% पर आ गया है। हालांकि यूक्रेन से जंग के दौरान रूस से भारत का व्यापार बढ़ा है, लेकिन ये बढ़ोतरी भारत के ऊर्जा आयात के क्षेत्र में है। पिछले साल दोनों देशों के बीच 66 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था, लेकिन इसमें 40% रूसी तेल था और 36% रूसी हथियार था। भारत आत्मनिर्भर बने, पश्चिम का भारत पर विश्वास। चीन को काबू में करना संभव, रूस की बदलती स्थिति। 1962 का जंग, भारत रूस संबंध और चीन की आक्रामकता। भारत पश्चिम से संबंध सीमित करे रूस। भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़े, भारत नवाचार पर करे फोकस। वहीं पश्चिम को लगता है कि चीन को काबू में करना है तो भारत अहम देश है। दूसरी तरफ भारत को लगता है कि सीमा पर चीन की आक्रामकता को जवाब देना है तो पश्चिम की मदद जरूरी है। ऐसे में रूस के विदेश मंत्री का मानना है कि पश्चिम भारत और चीन में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि भारत रूस पर निर्भर नहीं रह सकता। अगर चीन का सामना करना है तो रूस इसमें मददगार साबित नहीं होगा, क्योंकि 1962 की जंग में रूस ने भारत की मदद नहीं की थी। अब रूस खुद ही चीन यूक्रेन के साथ जंग में उलझकर एक जूनियर पार्टनर बनकर रह गया है। रूस की निर्भरता चीन पर बढ़ गई है। ऐसे में यह संभव नहीं है कि भारत रूस के कहने पर पश्चिम से संबंध सीमित कर ले, क्योंकि चीन लगातार आक्रामक नीति के साथ आगे बढ़ रहा है, जो पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला है, और रूस इस दौरान पूरी तरह से बचता हुआ दिखा। हालांकि रूस भी वही बोला जो भारत ने कभी रूस को ज्ञान दिया था कि युद्ध से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पीस, डिप्लोमेसी और डायलॉग से दोनों देश इसे हल करें। ये माना जा सकता है कि चीन में नाराजगी हो, लेकिन भारत जंग के समय भी रूस को आर्थिक तौर पर मदद दे रहा था। हालांकि इससे बेहतर है कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ने पर बल दे, साथ ही रक्षा के क्षेत्र में विश्व के देशों को अपने खेमे में लेकर निर्यात को बढ़ाएं और साथ ही नवाचार पर बल दें। अमेरिका की शिकायत रहती है कि भारत रूसी छाया से बाहर नहीं निकल पा रहा, और रूस की शिकायत रहती है कि भारत पश्चिम के लिए चीन विरोधी मोहरा बन रहा है। इसे भारत की बढ़ती प्रासंगिकता के रूप में भी देखा जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दुविधा के रूप में भी। लेकिन अमेरिका का इतिहास पुराना है कि उसने कभी भारत के पक्ष में नहीं रहा। इसे ऑपरेशन सिंदूर के दौर में भी देखा जा सकता है। हालांकि रूस ने भी पक्ष नहीं लिया, लेकिन जरूरत है कि वासुदेव कुटुंबकम की विचारधारा के साथ आगे बढ़े और दूसरे देशों पर से निर्भरता कम करे। भारत को अपनी बढ़ती प्रासंगिकता और वैश्विक स्थिति का सही इस्तेमाल करना चाहिए। उसे रूस, अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाए रखते हुए अपने हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए। आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ते हुए भारत को अपनी रक्षा रणनीतियों और निर्यात को बढ़ाना चाहिए, ताकि वे दुनिया में अपने स्थान को मजबूती से स्थापित कर सके। रूस की चिंता। तो देश दुनिया में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।